हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ेंगे। हिस्ट्री का इकाई 2 लेसन 2 है। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हम लोग लघु का करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो कर लें, लर्निंग एकेडमी 2.0। वहाँ भी आप हमसे पर्सनली जुड़ के अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना। मतलब रूस में जो क्रांति हुआ तो उसके बारे में दो कारणों का वर्णन करना। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। मजदूरों की दयनीय स्थिति, पहला जो है दो कारण में पहला कारण है ये। ओके, मजदूरों की दयनीय स्थिति पहला कारण। चलिए इसके बारे में समझते हैं। रूस में मजदूरों की दयनीय थी, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। रूस में मजदूरों की स्थिति दयनीय थी और उनके अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी और उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मतलब कि रूस में जो मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी और उनमें अधिक काम करवाया जाता था, परंतु जिस तरह का वो काम करते थे उस तरह का उनको मजदूरी नहीं मिलता था। मतलब काफ़ी कम मजदूरी मिलता था और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, व्यवहार अच्छा नहीं था उनके साथ, और उनके साथ अधिकतम शोषण भी किया जाता था। और मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था रूस में। मतलब उस समय जो रूस में मजदूर थे उस समय वहाँ कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और ना मजदूर संघ ही बना सकते थे। मतलब कि वो अपने समर्थन में कि जो उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको कम पैसा दिया जा रहा है मजदूरी का, तो उनके खिलाफ ये लोग समर्थन भी नहीं कर सकते थे, ना हड़ताल कर सकते थे और ना ये लोग मजदूरी का अपना एक यूनियन मतलब संघ बना सकते थे। और मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियां को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा इसका जो कारण है वो जानते हैं। दूसरा कारण है औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में अलेक्जेंडर थर्ड के समय में औद्योगिकीकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी और औद्योगिकीकरण से भिन्न था। मतलब रूस में जब अलेक्जेंडर थर्ड थे उस समय औद्योगिकीकरण की गति में बहुत तीव्रता आई थी, बहुत विकास हुआ था, लेकिन रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिम पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से ये बहुत अलग था, भिन्न था। और यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग के विकास के लिए, मतलब कि रूस में कुछ ही क्षेत्रों पे जो महत्वपूर्ण उद्योग थे, मतलब कि जो चीज़ के लिए उद्योग था वो बहुत ज़रूरी था, तो वो उद्योग विकास के विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ाती गई और विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहा था और इसके कारण लोगों को असंतोष व्याप्त था। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण, हमने आपको वो दोनों कारण बता दिए। पहला मजदूरों की दयनीय स्थिति था और दूसरा औद्योगिकीकरण की समस्या था। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। मतलब रूसीकरण की नीति में क्रांति हेतु कहाँ तक ये उत्तरदायी थी उसके बारे में समझना है। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। रूसीकरण की नीति, रूस की प्रजा विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बनी थी और वहाँ कई धर्म प्रचलित थे, कई भाषाएं थी। मतलब कि रूस की जो प्रजा थी वो विभिन्न जाति थी, मतलब वहाँ बहुत अलग अलग प्रकार की जाति थी, धर्म थी, भाषाएं थी। चलिए जानते हैं। तो रूस में स्लाव
फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातीय के लोग थे। मतलब ये 10th में पूछ सकता है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, और ये भी पूछ सकते हैं कि रूस में किस किस जाति, भाषा, धर्म प्रचलित है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, रूस में स्लाव, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जाति के लोग थे, परंतु इनमें से स्लाव जाति के लोग प्रमुख थे, और इन अल्पसंख्यक जातियों के विरुद्ध जार निकोलस द्वितीय के समय रूसीकरण की नीति अपनाई गई, और एक जार का धर्म का नारा अपनाया गया, और गैर रूसी जनता का दमन किया गया, और इनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, और इनकी संपत्ति छीन ली गई। मतलब जार धर्म का जो नारा अपनाया गया, गैर रूसी जनता का दमन किया गया, मतलब और भी जो धर्म थे उनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी संपत्ति छीन ली गई। और 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलों ने विद्रोह किया और उनका निर्दयता पूर्वक दमन भी किया, और इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वह जारशाही के विरुद्ध हो गई। ओके, तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? क्वेश्चन बोल रहा है कि साम्यवाद नई आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, पर कैसे थी? चलिए इसका उत्तर समझते हैं। मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं जैसे कि कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकता। मतलब मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण से समानता स्थापित कराना, और मजदूरों को जो विशेष सुविधाएं थी जैसे कि कार्य के घंटे, मतलब कितने घंटे वो कार्य करेंगे, वेतन, मजदूरों का संघ बनाने की सुविधा भी मिल गई, और तथा मजदूर की न्यूनतम आवश्यकता, मतलब जितना मजदूरी करेंगे उतना उनको पैसा वहाँ मिलेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जितना मजदूरी था उनको उतना उस हिसाब से पैसा मिलेगा। और सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना, तो समाज में जो व्यवस्था थी वो वर्ग संघर्ष को खत्म कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। तो ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन था साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो हमने आपको बता दिया कैसे थी। मजदूरों का जो था वो सब चीज़ ख़त्म किया गया पुराना, और नया में जो था वो हम आपको बता दिए उनको क्या क्या मिला। कार्य के घंटा मिला, वेतन उनको टाइम पे मिला जितना मजदूरी की हैं, और भी जो सुविधाएं थी उनको संघ बनाने के भी उनको सुविधाएं मिली। ठीक है, तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि नई आर्थिक नीति से मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? इसका उत्तर समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। मार्च 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें साम्यवादी विचारधारा के साथ ही पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार किया। मतलब मार्च 1921 में लेनिन ने आर्थिक नीति का प्रतिपादन कर, जिसमें साम्यवादी विचारधारा था और साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा था, जिसको ये स्वीकार किया गया। चलिए अब हम इसको कैसे, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, कृषकों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई। मतलब जितना किसान सब खेती करते थे, मतलब उनसे जो ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता था वो बंद कर दिया गया, और किसानों के अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति मतलब जो खेती से ज़्यादा धान होता था वो सब बाजार में बेचने के लिए अनुमति दिया गया। और सेकंड पॉइंट है हमारा 1924 ईस्वी में सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल सोवियत संघ की मुद्रा में लेना प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, सोवियत संघ में छोटे उद्योगों को विराष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब सोवियत संघ में छोटे उद्योगों को भी विराष्ट्रीयकरण किया गया।
1922 में 4000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी किया गया। तो सोवियत संघ में छोटे उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और सोवियत संघ में 1922 में 4000 छोटे उद्योग को लाइसेंस जारी किया गया। और चौथा पॉइंट है, श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा प्रदान किए जाने लगा। मतलब जो वहाँ के मजदूर श्रमिक थे उन्हें कुछ नगद मुद्रा भी वहाँ से मिलने लगा। तो चलिए अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जिसमें रूस इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा और युद्ध में शामिल होने का एकमात्र इसका उद्देश्य था रूसी जनता के आंतरिक असंतोष को भुलाकर बाहरी मामलों में उलझी रहे। परंतु युद्ध में रूसी सेना चारों तरफ हार रही थी। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से 18 तक, उसमें रूस जो युद्ध लड़ा वो अपने मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा। इसमें युद्ध में शामिल होने एकमात्र इसका उद्देश्य था रूस का कि रूसी जनता में आंतरिक असंतोष को भुलाकर बाहरी मामलों में उलझी रहे वहाँ की जनता। परंतु युद्ध में जब रूसी सेना चारों तरफ हारने लगी तो सेनाओं के पास सेनाओं के पास ना अच्छी तरह हथियार थे और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधाएं थी। अच्छे भोजन की ना सुविधाएं थी। तो युद्ध के मध्य में ही जार देश था, वहाँ की सेना ने रूसी सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया और फलस्वरूप दरबार खाली हो गया और जार की अनुपस्थिति में जरीना और उसकी कथित गुरु रास्पुटिन पधारी जैसे निकटतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। ठीक है, तो जो इकाई 2 में हिस्ट्री के लघु क्वेश्चन जो 5 थे हमने वो आज के वीडियो में सॉल्व कर दिया। हमने उसको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।